जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 3 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है। फटाक से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, बताओ कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओए, आरओबीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फोन करके बता दो, तो आपको उस बैच से जो है वो जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है, राइट। और अगर आप बताएंगे कि आप करंट अफेयर्स के हमारे लेक्चर को फॉलो करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ये है आज के टॉपिक्स जिनको हम कवर करेंगे। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, और उसके बाद जो बीच बीच में जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो नोट डाउन करना है, राइट। और मैं आपके एक बार कमेंट जो है वो देख लेता हूं। दीपशिखा सिंह का आंसर आया है, आयुष गुप्ता का, वेरी गुड, बहुत शानदार। सर ये पीडीएफ कैसे मिल सकता है? सत्वा द वे ऑफ लाइफ जो है उन्होंने कमेंट किया है, यानी कि इस आईडी से। तो आप कुछ मत करो, मैंने आपको बताया इस नंबर पर कांटेक्ट करो, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। फिर श्वेता यादव के आंसर्स आए, वेरी गुड। आयुषी सिंह बहुत बढ़िया, पायल भारती बहुत बढ़िया, दीपांशी बहुत बढ़िया, अविनेश अविनेश के भी आंसर्स आए, बहुत बढ़िया अविनेश। इसी प्रकार से आंसर जो है वो देते जाइए रेगुलरली। अविनेश का मेरे ख्याल से पहली बार कमेंट जो है वो आया है। प्रीति मिश्रा, ईशा ठाकुर, वेरी गुड यार। तो रेगुलर रहिए, आंसर जो है वो देते जाइए जो भी चीज मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये आपकी एक प्रैक्टिस जो है वो होगी। आइए बिना समय वेस्ट किए हम करते हैं हमारे सेशन की शुरुआत। तो ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल एंट्री बैरियर्स को लेकर, यानी न्यायिक प्रवेश बाधाएं। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट आया है जिसका इंपैक्ट बहुत गहरा है गाइस, क्वालिटी ऑफ जजेस से लेके डाइवर्सिटी तक। बात समझना आप मेरी बात को। अभी बहुत समय से आप देख रहे हो, पिछले कुछ महीने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो टारगेट में है, अलग अलग रीजंस के कारण, है ना। तो सवाल उठता है कि क्या ये 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेट है? कौन सी 3 साल की प्रैक्टिस हो रही है, आइए उसको समझते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से 1993 के मैंडेट को रिवाइव किया है। अब एंट्री लेवल जुडिशियल पोस्ट, जैसे कि सिविल जज, यानी कि जूनियर जूनियर डिवीजन की पोस्ट जो होती है सिविल जज की, इसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को कम से कम 3 साल का एक्टिव कोर्ट रूम एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले 2002 में एक जजमेंट के थ्रू फ्रेश जो लॉ ग्रेजुएट्स थे उनको जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए एलिजिबल बनाया गया था, लेकिन अब वो जजमेंट रिवर्स हो गया है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको जो है पता होना चाहिए कि आज की डेट में कोई व्यक्ति अगर जज बनना जो है वो चाहते हैं तो मिनिमम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस उनके पास होनी चाहिए, राइट। यानी कि आप जुडिशियल पोस्ट के लिए अगर एंट्री करोगे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो उससे पहले 3 साल का कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 1993 का एक मैंडेट था, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लागू कर दिया है। इससे पहले वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि पहले 2002 का जजमेंट आया था जिसमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जो थे वो जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। उसमें कोई उनके एक्सपीरियंस का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था, बट अब 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोर्ट रूम का। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज सही है? मुझे लगता है पर्सनली, मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो यस, ये चीज सही है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर एक जज की पोजीशन पर है तो ऑब्वियसली बात है कि जब तक उनको कोर्ट का प्रॉपर एक्सपीरियंस ना हो तब तक वो जजमेंट, ऑब्वियसली बात है, उनको ट्रेन तो किया जाता है, राइट, बट फिर भी जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इन योर केस ऑल्सो, जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करते हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी एग्जाम आप क्रैक करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन से डीएम बन जाएंगे। आपको अलग अलग पोस्ट में जो है वो रखा जाता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान, राइट। आपको अलग अलग चीजें सिखाई जाती है, जैसे आप तहसीलदार की पोजीशन पे भी रहते हो कुछ समय तक, एसडीएम पोजीशन पे भी रहते हो कुछ समय तक, है ना। आपको अलग अलग पोजीशंस पे जो है वो रखा जाता है जिससे कि आपको उन सर्विसेज का अच्छे से ज्ञान हो जाए, एक्सपीरियंस आपको मिल जाए, फिर जाकर आपको डीएम की पोजीशन मिलती है। और डीएम की पोजीशन के बाद तो और बड़ी पोजीशन जैसे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इन सब की पोजीशंस जो है वो आपको आगे चल के मिलेगी। कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे पावरफुल पोजीशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, है ना। तो द पॉइंट इज दैट कि जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे।
और यहां पर बात हो रही है जुडिशरी की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ सोच समझ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है वो लिया है, और उनके फैसले जो होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस अकॉर्डिंग होते हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो, या किसी प्रकार से जैसे होता है ना कि कोई बेगुनाह है उसको सजा ना मिल जाए। तो इसलिए जजमेंट को और बेटर बनाने के लिए जो फ्रेश एंट्री जो होंगी उनको एक्सपीरियंस जो है वो होना जरूरी है, ये एलिजिबिलिटी में शामिल कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें, राइट। क्योंकि कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होता है कि ये पोजीशन जुडिशरी जज की है। आइए, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 3 साल का प्रैक्टिस, मतलब क्या है ये 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेट। तो आपको समझा तो चुका ही हूं मैं, अब आप बातों को सुनो। जितनी चीज आपको लिखनी थी सिर्फ उतने से शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, अब आपका फोकस मेरी बातों पे होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 1993 के मैंडेट को रिवाइव कर दिया, जो मैंने भी आपको बताया। अब एंट्री लेवल जुडिशियल पोस्ट जैसे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट 3 साल के लिए एक्सपीरियंस में रह रहेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। ये पूरी चीज जो है यहाँ पर लिखी हुई है कि क्या है ये 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेट, ये फिर से रिपीट हो गया है ना। अब मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि क्यों, पर्पस क्या है इसका। तो लीगल थ्योरी और कोर्ट रूम प्रैक्टिस के बीच का गैप ब्रिज करना। जो किताबी ज्ञान जो होता है और जो एक्चुअल रियलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में जैसे आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास लेते हो, तो मैं उस ब्रिज वो गैप को जो है वो ब्रिज अप करता हूँ, राइट। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि मैं आपको रियल केसेस के बारे में भी कई बार बताता हूँ, है ना। तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप कानून के बारे में पढ़ रहे हो, बट रियलिटी में क्या वो चीज एप्लीकेबल हो रही है नहीं हो रही, राइट। तो उसका ज्ञान भी होना जरूरी। बीच में मैं आपको टास्क भी देता हूँ कि आप खुद ऑब्जर्व करो इस चीज को अपने आसपास, है ना। बोलता हूँ ना कई 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 टॉपिक्स में। तो वो यही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में करना चाह रही है कि भाई लीगल थ्योरी जो है और कोर्ट रूम में जो प्रैक्टिस होती है ना, उसके बीच का गैप गैप जो है वो ब्रिज करना। मतलब जब कोई जज एंटर हो, फ्रेश जज कोर्ट रूम में, तो उनके पास पहले ही एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोर्ट रूम की प्रैक्टिसेस किस तरीके से चलती है। अब जजेस की प्रोफेशनल मैच्योरिटी बढ़ाना भी इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है, और ओवरऑल जुडिशियल परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ठीक है। तो आओ अब समझते हैं क्यों जरूरी माना गया है ये एक्सपीरियंस। पहली चीज तो गाइस, कोर्ट रूम डायनेमिक समझने से डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, यानी कि कोर्ट में किस प्रकार की चीजें चल रही हैं उससे आप डिसीजन जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो ले सकते हो। यस, डिसीजन मेकिंग में ही काफी हेल्प करेगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि बिना प्रैक्टिस वाले जजेस लिटिगेशन इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर पाते, यानी कि बिना जिनके पास जिन जजेस के पास एक्सपीरियंस नहीं है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक ने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि भाई जो जजेस बिना एक्सपीरियंस के आ रहे हैं, बिना पहले प्रैक्टिस किए आ रहे हैं, वो कई बार सही तरीके से जो है वो कार्रवाई या मुकदमे को जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। फिर इवन 25 हाई कोर्ट में से 23 हाई कोर्ट ने मना किया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम फ्रेशर से प्रोडक्टिविटी गिरती है, राइट। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। मेजोरिटी ऑफ हाई कोर्ट जो है उन्होंने रिपोर्ट यही किया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है ना फ्रेश ग्रेजुएट्स का, तो उससे हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि प्रोडक्टिविटी गिरती है। फिर इवन क्लासरूम प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल एक्सपोजर पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्लासरूम में भी प्रैक्टिस होती है, यानी कि आपके अगर फ्रेंड्स या आप खुद अगर लॉ या जुडिशरी पढ़ते हैं तो उसमें बीच बीच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। किसी को एक को जो है वो जज बना दिया जाता है, किसी को मुजरिम बना दिया जाता है। तो ऐसे इस प्रकार से जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की जाती है, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंडसेट है ऑब्वियस सी बात है कि एकदम से आप उस चीज को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप भी जब सर्विस में जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आईएएस आईपीएस इस पोस्ट पे जब आप रहोगे आगे चल के, डीएसपी एसपी, क्रिमिनल क्या सोचता है ना उसके दिमाग में घुस जाओगे आप, राइट। और उसकी सोच से पहले आपको जो है बढ़ना पड़ेगा अगर आपको उसको जो है हैंडल करना है तो, वरना वो आपको बेवकूफ बना के निकल लेगा, राइट। तो वो चीज है, तो उसके लिए होता है एक्सपीरियंस, और प्रैक्टिकल कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी, यही चीज उन्होंने बताया। जो क्लासरूम में जो प्रैक्टिकल होता है ना उसमें पॉसिबल ही नहीं है एग्जैक्ट जो रियल केसेस में होती हैं चीजें। कई बार धमकियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, ये सब माहौल, प्रेशर माहौल को झेलना भी बहुत जरूरी होता है। अब आपकी क्लास का ही कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल बना है तो वो थोड़ा ना धमकी देगा, ऐसे देगा भी तो आपको मजाक लगेगा, वो आप फील वो डर फील नहीं करोगे। बट जब एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसमें उसमें वो निगाहें जो होती है ना, क्योंकि मैं तो खुद बैठा हूँ कई कई मैं बता रहा हूँ कई महीनों तक मैं कोर्ट में जो है वो गया हूँ।
तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि किस तरीके के लोग आते हैं और किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा बड़ा बदमाश जो बाहर बदमाशी करता है, यानी कि बाहर उसकी कॉलर खड़ी रहती है, अंदर कोर्ट में आके बटन बटन लगा के बिल्कुल ऐसा शरीफ देखेगा वो। मैंने ऐसे ऐसे बदमाशों को देखा है यार, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब इस लेवल के बदमाशों को कि मतलब बाहर जो है वो उनका एक तरफा नाम चलता है, बट जैसे ही जज के सामने आ जाते हैं, अब कटघरे के अंदर बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे कि कोई एक उनको लपाड़ा मार दे तो वो रोने लगे अभी, बिल्कुल ऐसे बेचारे बन के कि साहब मैं तो बेगुनाह हूँ साहब, साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं है साहब, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। मतलब आवाज भी बिल्कुल निकल नहीं रही। वो बाहर साले इतनी तेज बोलते हैं कि ओए जरा, और यहां पर कोर्ट के अंदर साहब मेरे को फंसाया जा रहा है साहब, है। तो दिस कम्स व्हेन यू एक्सपीरियंस समथिंग। जब आप एक्सपीरियंस करते हो तब ये सब चीजें आपके सामने आती है, आपको आइडिया लगता है। तभी तो आपने कई बार जो है वो देखा होगा यार कि जब जो एक्सपीरियंस अधिकारी जो होते हैं ना, उनको सिर्फ 2 मिनट चाहिए होते हैं सामने वाले से बात करने के लिए, उस बात में वो समझ जाते हैं कि सही बोल रहा है बेवकूफ बना रहा है। आप जब जिस इंटरव्यू पैनल पे जाओगे ना, इसलिए मैं आपको हमेशा कहा है कि इंटरव्यू पैनल के सामने अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। वो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे, वो ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं कि आप जैसी वॉक करके अपनी कुर्सी तक बैठोगे उसी दौरान वो समझ जाएंगे कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो इसलिए अपने माइंडसेट को जो है बिल्कुल एक्टिव रखो, अपने आप को ऑफिसर बनाने लायक माइंडसेट बनाओ अपना। फिर इसके अलावा बार में टाइम बिताने वाले कैंडिडेट्स को लॉ, सिक्योरिटी और लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है ना। जो लोग इतने समय से बार काउंसिल में बैठते हैं उनको पता होता है कौन से लोग आ रहे हैं, कौन से लोग जा रहे हैं, कौन अधिकारी रिश्वत खा रहा है, कौन नहीं खाने वाला है, उनको सब पता होता है। और कैसे एक्सपीरियंस करते हैं वो इन सब चीजों से कि खाने वाले व्यक्ति के हाव भाव कैसे होते हैं, तो सब पता रहता है इन लोगों को। और ये पता कैसे चलेगा? जब आप समय व्यतीत करोगे, टाइम दोगे तभी तो चीजें मिलेंगी, टाइम नहीं दोगे तो कैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये एक जज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने खुद देखा, जब मेरा केस जब था तो उस केस में जो जज इतने बढ़िया थे, उन वो समझ गए थे कि ये साले मुजरिम है और इन लोग जो है वो इन फैमिली को जो है फंसा रहे हैं। मतलब पापा मम्मी का प्रॉपर्टी का एक केस था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मैं भी जाता था। अगर जज ने टाइम दिया कि भाई आज की तारीख है, तो दैट मीन्स कि सुबह 11 बजे से आपको आना है। वो क्रिमिनल्स लोग जो है वो सेकंड हाफ पे जो है वो आते थे और मैं बैठता था वहां पे कंटिन्यू। जब मेरे बयान चल रहे थे तो मैं कंटिन्यूस बैठता था, तो जज के सामने ही बैठता था मैं। सामने मतलब वो सामने चेयर्स वगैरह लगी रहती है ना वहां पे, तो वहां बैठा रहता था। और मैं ये इंश्योर कर लेता था कि जज साहब एक बार बस मुझे देख लें, कि जिससे कि उनको पता लग जाए कि भाई मैं सुबह से बैठा हूँ। तो एक बार हड़काया था बहुत भयानक तरीके से उन्होंने उस मुजरिम को। और अब तो उन लोग को सजा हो गई है, क्योंकि देखो हालांकि टाइम बहुत लगा, 12 साल तक केस जो है वो चला था यार। सिविल और क्रिमिनल दोनों का केस था, बहुत लंबा केस चला था। तो वो जो क्रिमिनल्स थे तो तुरंत जज पे जाने गए थे, मुझे बुलाया भी था उनने कि और क्या करते हो, तो मैंने बोला कि सर मैं पढ़ाता हूँ। तो अरे वेरी गुड यार, चलो यार अपन कहीं पे मिलेंगे, कॉफी वॉफी पियेंगे। मैंने कहा अरे बिल्कुल सर, डन डन। क्या होता है, योर पर्सनालिटी, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो डिफाइन करती है कि आप कैसे व्यक्ति हो। क्योंकि जब मैं जाके बैठता था उन्होंने मेरी पर्सनालिटी ऑब्जर्व कर ली भाई। वो जज हैं, इतने समय से इतने सारे कैदियों को, क्रिमिनल्स को देखते हैं, उनको पता लग जाता है देखते से कि भाई कौन है कौन नहीं है। और ये आपको भी पता लगेगा धीरे धीरे। और मेरे ख्याल से जब आप पढ़ रहे हो, आपको लंबा समय हो गया अपनी तैयारी में, तो आज की डेट में आप समझ जाते होगे कि कौन व्यक्ति आपसे काम निकलवाने के लिए फोन कर रहा है या कौन व्यक्ति आपसे क्या कर। इसलिए तो ब्यूरोक्रेट्स का इसलिए कभी दोस्त कोई बन नहीं पाता, अच्छा दोस्त बनते भी हैं तो इक्का दुक्का होते हैं, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस ऐसी डेवलप हो जाती है ना। और आज की डेट में अगर आपको कोई दोस्त नहीं तो बहुत सही लाइन पे जा रहे हो आप। दैट मीन्स कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो और बहुत जल्दी आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत समझ जाते हैं ना कि किसके दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है। आपको भी आने लगा होगा अभी। चलिए एनीवेज, आगे चर्चा करते हैं। चुनौतियां बहुत है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपके लिए दे रहा हूं मैं, कि आपके ओपिनियन में क्या ये मैंडेटरी 3 साल का एक्सपीरियंस जुडिशियल डाइवर्सिटी को हर्ट करेगा या इंप्रूव करेगा? बताओ कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर। अब चैलेंजेस क्या है? तो जैसे सोशली बैकवर्ड या वुमेन कैंडिडेट को प्रैक्टिस मेंटेन करने में डिफिकल्टीज होती हैं, है ना। कई केसेस में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि आप ज्वाइन तो कर लेते हो वहां पर, बट आपको कोई कोर्ट रूम में एंटरटेन ही नहीं करता, है ना। कई केसेस में ऐसा होता है।
फिर कई बार उनके ऊपर फाइनेंशियल और सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि पैसे ही नहीं है भाई, क्योंकि नए कैंडिडेट्स को तो कोई हायर करेगा नहीं। इवन आप किसी लॉयर के साथ भी अगर अटैच हो गए, राइट, तो उनकी बेंच में, तो वो फिर पैसा दे ना दे वो तो एक अलग बात है, पहली चीज तो वो सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो भी एक इशू होता है कई केसेस में। नेक्स्ट, जूनियर एडवोकेट्स को सब्सटेंटिव एक्सपोजर नहीं मिल पाता, क्योंकि जूनियर है भाई, वो सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, वो तो सिर्फ फाइल पकड़ के पीछे खड़ा रहेगा। और उसका जो मेन जो वकील होगा वो आएगा बिल्कुल स्टड चश्मा वश्मा लगा के, हैं स्टाइल में बिल्कुल। ऐसी बैंड बजाई थी ना वकीलों की, जो मेरे डिफेंस में थे। एक वकील था जिसके पिताजी खुद जज थे, तो बड़ा जज के साथ बातचीत अच्छी अच्छी रखता, तो जज को भी पता था ये साला खा रहा है, ये बदमाशों के साथ मिला हुआ है। बहुत गंदी उतारी थी मैंने उस वकील की, चुप पड़ गया था वो बिल्कुल। क्योंकि यार उन लोग सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं को कानून के बारे में पता है, ये तो कॉमन मैन है। मैं आपको बोलता हूँ ना, हमेशा अपने आप को बहुत बेवकूफ दिखाओ, और वक्त आने पे, और वैसे आपको दिखाने की जरूरत, आपको बस चुप रहना है। बेवकूफ दिखाओ या ना दिखाओ, बेवकूफ दिखाने वाले ये नहीं कि आप उल्टी सीधी चीजें करो, उल्टी सीधी बातें, चुप रहो। मुंह खोलना है वक्त आने पे। तो मैं चुप था, कुछ नहीं बोलता था, जैसे मुझे पता ही नहीं है कुछ, मैं इग्नोर करता रहता था। पर जब मेरी बारी आई कटघरे में, मैंने जो उसकी उतारी, चुप का चुप जो है वो रह गया था वो। मतलब दो वकील थे उन लोग के, दोनों ही मतलब अच्छे माने जाने वकील थे, दोनों की बैंड बजी थी। तो दिस इज लाइक कि, क्योंकि वो मुझे शब्दों में उलझा रहे थे, तो मैं उनको उलझा रहा था। उलझा मतलब रहा था, मैं उनको परेशान कर रहा था, परेशान इन द सेंस कि बोलता भाई क्लैरिटी बताओ ना, मुझे क्लियर बताओ। तो जज को भी बोला कि मैंने देखी सर, ये घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ सकते हैं। तो जज ने मुझे बताया कि नहीं, वो ऐसी लैंग्वेज होती है, आप यू डोंट हैव टू वरी, आप अपने अकॉर्डिंग उनसे 10 बार पूछोगे तो वो 10 बार आपको क्वेश्चन जो है बताएंगे। मैंने बिल्कुल, तो वो बिल्कुल वो हो गए थे मुझे। अब मेरे वो होता है ना कि वकील लोग आपको अपने ही जाल में फंसाते हैं, तो वैसे कुछ सिनेरियो जो है वो मेरे साथ चल रहा था, आपके साथ भी हुआ होगा, नो डाउट होता है भाई। बट अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। और यही चीज तो आपको अपने अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करनी है। तो जूनियर एडवोकेट्स को वो नहीं मिल पाता, महिलाओं को कई बार हरासमेंट का मौका मिलता है, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता, है ना। प्रैक्टिस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने का कोई स्ट्रांग सिस्टम भी नहीं है। भाई आप किस वकील के पास जो है वो बैठे हो, किसके अंडर जो है वो आपने एक्सपीरियंस लिया है, वो तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। भाई होता है ना, इवन इन जॉब्स ऑल्सो, अगर आपकी पहचान एक अच्छे एम्प्लॉयर के साथ जो है वो है, तो आप उनसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग सकते हो। कुछ नहीं करेगा, वो थप्पा लगा देगा, ले ले भाई जा, ले ले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं है, तू तो भाई है अपना। है, सिफारिश से बहुत काम होता है। तो इसका कोई वेरीफाई सिस्टम नहीं है ना। भाई सामने वाला व्यक्ति अगर एक भी दिन कोर्ट रूम में ना गया हो और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो ये पॉसिबल है हमारे यहाँ, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। तो सबसे पहले तो इस कमी को जो है वो पूरा करना जरूरी है, कि आपको उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और आजकल तो बायोमेट्रिक सिस्टम, कितनी सारी चीजें होंगी, अटेंडेंस करवाओ ना, कि भाई जिसकी वैलिड अटेंडेंस होगी कोर्ट रूम के अंदर, वो मान्य होगा। और हर चीज जब हम टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये चीज क्यों नहीं कर सकते। कमान, ये बहुत जरूरी है। कई केसेस में तो मैंने ये तक देखा है भाई कि क्रिमिनल्स कोर्ट पे आते नहीं है, उनकी पेशी जो है वो आगे बढ़ा दी जाती है। बोलते हैं ना कि डेट आगे बढ़ गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कई केसेस में आपको पता है कि क्रिमिनल जो व्यक्ति होता है, जिसको पेश होना रहता है कोर्ट में, उस दिन जिस दिन उसकी डेट है, उसकी जगह कोई और व्यक्ति आकर उसका जाली साइन करके निकल जाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड में साइन है। तो यहां पर डिजिटल चीजों की सख्त आवश्यकता है। और आज की डेट में आधार कार्ड के साथ तो हमारे फिंगर बायोमेट्रिक्स लिंक्ड है ही है। तो ये चीज करनी चाहिए ना। तो दिस इज द सोल्यूशन जो आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे। और ये चीज आपको यहां पर आर्टिकल में मिलेगी नहीं, जो मैं सोल्यूशंस आपको जो है बता रहा हूं। इसलिए बोलता हूं ध्यान से सुनो। और ये बहुत सिंपल, मैंने ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली चीज तो बताई नहीं, जो चीज है वो वही तो लिखनी है। और ये चीज सही टाइम पर आपके दिमाग में आना जरूरी है, जब आप मेंस का आंसर लिखोगे। और ये कब आएगी, जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, दिमाग को चलाओगे, चीजों को सोचोगे। नेक्स्ट, आलोचक कहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 234 के क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन किया है, जहां रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट का डोमेन है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे हस्तक्षेप जो है वो कर सकती है। तो ये चीज भी हम लोग को आलोचकों की जो है वो देखने को मिली। आपके लिए एक टास्क है, आर्टिकल 234 की डेफिनेशन मुझे, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि अनुच्छेद 234 क्या कहता है।
ठीक है। बार काउंसिल का स्टैंड आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो मैंने भी आपको बताया था ना कि बार काउंसिल जो है वो कह रही है कि नहीं भाई, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो इंटेंट तो अच्छा है गाइस, बट जुडिशियल मैच्योरिटी बढ़ाने का, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अगर इंक्लूसिव नहीं हुआ, यानी कि सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो पब्लिक सर्विस का दरवाजा नैरो हो जाएगा। तो जुडिशियल रिफॉर्म यानी कि जो ये न्यायिक सुधार जो है, ये पॉसिबल तब होगा जब क्वालिटी और इंक्लूजन दोनों पैरेलल चलें। कि आपने, चलो ठीक है, जुडिशरी ऐसा बोल रही है कि 3 साल की एलिजिबिलिटी जो है वो चाहिए, बट सामने वाला व्यक्ति अगर जा ही नहीं रहा और उसके पास सर्टिफिकेट आ जाए उसकी अप्रोच से, तो फिर कैसे ये प्रॉपर इंप्लीमेंट होगा? नहीं होगा ना। तो यही चीज है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर यही चिंता यहां पर जो है बताई गई है, दैट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी तरीके से। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जीएस पेपर 2 का ही नहीं, बल्कि आप ऐसे और एथिक्स में भी इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। हम बात करेंगे, देखो बैलेंसिंग, टाइटल देखो आप, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का बैलेंस। अभी हुआ यह है कि एक यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा कि इंडिया को मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करनी चाहिए, लेकिन बिना सोच समझ के वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट करना, जो कल्चरल आइडेंटिटी को डाइल्यूट करता है, उससे बचना भी जरूरी है। कितनी सही बात कही है। क्या आपको ये चीज नहीं लगती कि हम लोग जो है वो कई केसेस में ब्लाइंडली, बिना कुछ सोचे समझे, कई केसेस में वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर देते हैं और हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को डाइल्यूट कर देते हैं? क्या आपको इस स्टेटमेंट को सुनकर कोई अपना पर्सनल एग्जांपल याद आ रहा है, अपने आसपास के का एग्जांपल याद आ रहा हो तो एक एग्जांपल जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। अब जो यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने छत्रपति शिवाजी और अहिल्याबाई होलकर जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स के एग्जांपल्स दिए, जस्टिस, डिसिप्लिन और एथिकल गवर्नेंस के प्रति उनकी कमिटमेंट को हाईलाइट करते हुए। तो पहला सवाल, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या फर्क है? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं, आप जानते ही हैं। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या? टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल, वैल्यू बेस्ड प्रोग्रेस, कि आप भाई प्रोग्रेस कर रहे हो, साइंटिफिक साइंटिफिक प्रोग्रेस कर रहे हो, साइंटिफिक चीजों को प्रमोट कर रहे हो, रैशनैलिटी को प्रमोट कर रहे हो, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाली चीजों को प्रमोट कर रहे हो, रीजनिंग को प्रमोट कर रहे हो कि ये हुआ तो क्यों हुआ है, ब्लाइंडली आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, ऐसे टूल से प्रोग्रेस लाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना, ये है मॉडर्नाइजेशन। अब वेस्टर्नाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको जीएस पेपर 2 में डिटेल में जो है वो लिखवाई भी जाती है, पढ़ाई भी जाती है। अभी सिर्फ सुनो, वेस्टर्नाइजेशन क्या करता है? वेस्टर्न लाइफ स्टाइल और कल्चरल नॉर्म्स अडॉप्ट करता है, जैसे ड्रेसिंग, फूड हैबिट्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स। पहले हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली होती थी, आज की डेट में क्या बोलते हैं उसको, अ, मुझे वो वर्ड एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है। आज की डेट में हम लोग वो कौन सी फैमिली में जो है वो, माइक्रो फैमिली, ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा एकदम नाम, आपको याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख देना। तो हम लोग ऐसी छोटी फैमिली, न्यूक्लियर न्यूक्लियर यस, न्यूक्लियर फैमिली में जो है वो रह रहे हैं, है ना। पहले लोग बैठकर मिलकर बातचीत जो है वो करते थे, आजकल बातचीत नहीं करते फैमिली के बीच में। एक अलग ही होड़ जो है वो मच गई है। भाईचारा, अपनापन तो बचा ही नहीं है, सबको अपनी संपत्ति चाहिए, चाहिए उसके लिए लड़ रहे हैं। हालांकि ठीक है, संपत्ति लड़ने लड़ाई के बारे में नई बात करें तो ज्यादा अच्छा है इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज तो सदियों से चले आ रहे हैं, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है वेस्टर्न लाइफस्टाइल का। बट हाँ, फूड हैबिट्स ये तो है। आजकल हमें दाल चावल पसंद नहीं, मुझे पसंद है यार बहुत। दाल चावल और ऊपर से उसमें सेव डाल दो, सेव सेव भुजिया समझते हो, वो डाल दो, आहा, मजा आ जाता है भाई। उससे अच्छी चीज तो मुझे लगती नहीं है कोई। ऐसे ही बोल रहा हूँ, उससे अच्छी चीज भी लगती है मुझे छोले भटूरे ही है वो। बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि मैकडी में बर्गर खाना है भैया, सबवे में अपन को तो वो फलाफल चाहिए। अपन तो सिर्फ सबवे का फलाफल खाते हैं। अपन को तो सिर्फ बर्गर चाहिए भाई, बर्गर। तो आप भूल गए हो कि ये फूड हैबिट्स ही तो है, जो वेस्टर्न फूड हैबिट्स हैं, कि रास्ते चलते जो है वो जो मिल गया खा लिया और अपने काम में लगे, उससे न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है आपका। इसलिए तो माइंडसेट खराब होता जा रहा है।
लिव इन रिलेशनशिप, ऐसे कंसेप्ट्स का उभरना। लिव इन रिलेशनशिप, ये वेस्टर्न, आज की डेट में डिवोर्स क्यों हो रहा है? द रीजन बीइंग इज दैट अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में अब हो ही नहीं पा रही है। लोग, कॉम्प्रोमाइज शब्द यूज नहीं करूंगा मैं, कोऑपरेटिव नहीं है, मतलब सहयोग के साथ जो है वो नहीं जी रहे हैं लाइफस्टाइल। मैं कॉम्प्रोमाइज की बात तो कभी नहीं करता, कभी भी लाइफ में किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बट हाँ कॉपरेशन जरूर करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज मत करो आप, दैट इज गुड, बट कॉपरेटिव तो रहो कि हाँ यार उसका भी भला हो जाए मेरा भी हो जाए। बट हाँ, किसी चीज में सामने वाले का, आपके लाइफ पार्टनर को बहुत ही नुकसान हो जा रहा है और आप टस से मस नहीं हो रहे, तो यहाँ तो आप गलत कर रहे हो, मतलब फिर यहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है भाई। कॉपरेटिव रहो तो वो ज्यादा अच्छा है। कॉपरेशन के साथ काम करना है, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है वेस्टर्नाइजेशन की, मैं हूं बस, मेरे अलावा और कोई नहीं, मेरी चीजें पूरी होनी चाहिए भाई, आई लिव माई ओन स्टाइल है, जैसा मेरा स्टाइल है वैसा जीऊंगा, है मुझे मतलब नहीं तुमसे। तभी तो लोग अकेले हो गए, तभी तो ये डिप्रेशन और ये सब चीजें हैं लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। आप लोग के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोग को तो रहना ही है अकेला, आप लोग उसी चीज के लिए बने हो, क्योंकि अकेले रहने में जो मजा है ना, राजा हमेशा अकेला रहता है, राजा भीड़ में नहीं रहता। राजा का मतलब पावर से है, जिसके हाथ में पावर होती है, मतलब जेंडर से मतलब नहीं है। ये तो बोलो कि यार एक सर रानी क्यों नहीं? राजा मतलब पावर, वो पोजीशन। तो वहां पर मौजूद जो लोग रहते हैं ना, वो अकेले ही रहते हैं। पावरफुल लोग आप हमेशा देखना, वो आपको ज्यादा भीड़ भड़के में रेगुलरली नहीं मिलेंगे, जब मिलेंगे तब ऐसी भीड़ भड़के में मिलेंगे कि सिर्फ उन्हीं की बात हो रही होगी। दैट इज द गेम। बट कॉमन मैन, इंडिविजुअलिज्म कि मैं अपने बारे में सोचूंगा, इसलिए दोस्त खत्म हो गए, दोस्त खत्म हो गए, डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो एम ही नहीं है, गोल ही नहीं है कि क्या करना है लाइफ में। तो इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनली कलेक्टिव रही थी, हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बट अब हम एक दूसरे से अलग हो गए। तो ये डिफरेंस है। अब की इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्रेस लाता है वैल्यूज के साथ। आप मॉडर्न हो रहे हो तो अपनी वैल्यू को भी आप नहीं भूल रहे हो, आप मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपनी वैल्यूज का भी जो है वो ध्यान जो है वो रख रहे हो। समझे आप बात को? बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, इम्पैक्ट तो आपको ऑलरेडी जो है पता है यार, ये मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी अभी बता ही दिया कि किस प्रकार से चीजें हम लोग को देखने को रही। ज्वाइंट फैमिलीज जो है, ऐसी चीजें बची ही नहीं है अभी, है ना? तो ये इश्यूज हम लोग को जो है वो खराब होती जा रही, पूरी चीजें, कास्ट पंचायत, रिलीजियस फेस्टिवल। आज की डेट में लोग रिलीजियस फेस्टिवल में बाहर मतलब निकलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, मंदिर जा ही नहीं रहे हैं, वर्शिप करने के लिए जा ही नहीं रहे कहीं पे भी। राइट, वैल्यूज खराब होती जा रही हैं, बदतमीज बनते जा रहे हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे देखो पेरेंट्स को के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार है। तो अब इसको बैलेंस क्रिएट करना है, तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा टॉपिक है, हम लोग को जो है वो देखने को मिला। तो मॉडर्नाइजेशन एज अ ड्राइवर ऑफ प्रोग्रेस, तो इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और डिजिटल पेमेंट जैसे सेक्टर में वर्ल्ड क्लास ग्रोथ दिखाई है। ये बात आप सभी लोग जो है वो जानते हैं, है ना? अलग अलग एरियाज में, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, है ना? फिर इसके अलावा हमारे डिजिटल गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट सिस्टम ने अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ाई है। यस, आज की डेट में टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी तो बढ़ रही है ना, अकाउंटेबल लोग रह रहे हैं कंपैरेटिव, पहले के कंपैरिजन में। ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से सोशल मोबिलिटी बड़ी है, इंडियन प्रोफेशनल्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं, आयुर्वेद, योग, ट्रेडिशनल आर्ट्स का ग्लोबल प्रमोशन हो रहा है, आइडेंटिटी भी बची है और इनोवेशन भी हुआ है। राइट, बट बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है यार, अपनी वैल्यूज पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था एक अच्छा खासा आर्टिकल। अब सुनो, अब हम बात करेंगे ऐसे इनिशिएटिव की जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि सीएपीएफ और आसाम राइफल्स के जवानों के लिए बना है। ऑनररी रैंक स्कीम, जो उनकी सेवा के सम्मान में एक सिंबॉलिक लेकिन इंपैक्टफुल कदम है। बहुत ध्यान से सुनना और लिख भी लेना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च करी एक नई पॉलिसी,
राइट, किसके लिए? आसाम राइफल्स और सीएपीएफ के लिए। लिख लीजिए ये दोनों चीजें। होम मिनिस्ट्री लेकर आई है नई पॉलिसी, जिसमें रिटायरमेंट के दिन कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर रैंक तक के कर्मी को एक ऑनररी रैंक दिया जाएगा, यानी कि सम्मान पूर्वक एक रैंक, एक पोजीशन उनको दी जाएगी। और ये प्रमोशन सिंबॉलिक होगा और इसमें कोई फाइनेंशियल या पेंशन बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, राइट, लिख लीजिएगा, कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर की रैंक पर जो भी लोग रिटायर होते हैं, तो उनको एक सम्मान जो है वो दिया जाएगा, राइट, सम्मान वाली एक प्रमोशन, ऑनररी प्रमोशन जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, लिख लीजिएगा। बट ब्रैकेट में लिखिएगा, ये जो प्रमोशन है उससे इनका फाइनेंशियल कोई लेना देना नहीं है। यानी कि रिटायरमेंट पर जो होता है ना कि आप जिस लास्ट रैंक से जो पोस्ट जो रिटायर्ड होते हैं उस अकॉर्डिंग आपकी जो है वो पेंशन है वो बनती है, तो उससे उनका कोई इस चीज में लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल या पेंशन बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। नो फाइनेंशियल और पेंशन बेनिफिट, ये लिख दीजिए। क्लियर यहां तक बात? तो सवाल उठता है कि जब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिला तो ऐसे सम्मान का क्या महत्व है? अब ध्यान सुनिएगा भाई, महत्व होता है। कई बार सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है। अगर आपको कोई, पैसा तो हर बार मैटर करता है, यस, बट द पॉइंट इज दैट कई केसेस में अगर आपको कोई सम्मानित कर दे तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में रहे, वो काम कर रहे हो, आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पर सैलरी आ जा रही है, बट वहीं अगर कंपनी में रहे हो आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, राइट, कि आपने बेस्ट परफॉर्म किया, तालियां बज जाए आपके लिए, सिर्फ सर्टिफिकेट एक, तो कितना अच्छा लगता है ना। या आपने कंपनी को इतना दिया है तो फिर उसके एवज में आपको उन्होंने एक पोजीशन जो है वो दे दी, बट ठीक है सैलरी नहीं बढ़ी, बट एक पोस्ट जो है वो बढ़ गई, एक रैंक आप ऊपर आ गए, तो भी एक अच्छा लगता है कि हाँ यार हम एक डेजिग्नेटेड रैंक पे। तो वो वही सेम चीज यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है जो कॉर्पोरेट कल्चर में अक्सर देखने को मिलती है। पर्पस क्या है? अब देखो, इससे मोरल बूस्ट होगा। सर्विस के खत्म होने पर एक हायर रैंक मिलना उनकी इज्जत और मान को बढ़ाता है। तो बोलते हैं ना, मैं तो इस रैंक से रिटायर हुआ हूं। फिर उन जवानों का सम्मान जिन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी बनाई रखी। रैंक का इफेक्ट दिखाई देता है, चाहे मॉनेटरी ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो लॉन्ग टर्म होता है ना। कहने को तो होता है कि मैं इस रैंक से रिटायर हुआ। अब स्कीम के फीचर्स क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई कांस्टेबल की रैंक वाले व्यक्ति को हम ये नहीं बोल सकते ना कि आप डीएसपी की रैंक से जो है वो रिटायर हुए हो, या एसपी रैंक से रिटायर हुए हो, या आईजी रैंक से रिटायर हो, ये नहीं बोल सकते ना। अब उसके लिए भी फीचर्स हैं, वो सुन लो आप, ये लिख लो। तो ये फीचर्स ध्यान सुनना। कांस्टेबल जब रिटायर होंगे तो हेड कांस्टेबल से उनको जो है वो रिटायरमेंट जो है वो दी जाएगी कि वो हेड कांस्टेबल से रिटायर हुए हैं। कोई व्यक्ति हेड कांस्टेबल से रिटायर हुआ है तो उसको एएसआई का रिटायरमेंट जो है वो दिखाया जाएगा। कोई एएसआई से रिटायर्ड हुए हैं तो एसआई से रिटायर्ड दिखाया जाएगा। कोई एसआई से हुए हैं तो उनको इंस्पेक्टर रैंक से रिटायर किया जाएगा। और आसाम राइफल्स में भी सिमिलर ऐसे रैंक्स, ऑनररी रैंक्स जो है वो दिए जाएंगे, राइफलमैन से लेकर हवलदार तक और आगे तक। बट ठीक है यार, ये कर तो रहे हैं, अच्छी बात है, बट इस रैंक देने की जगह कोई अच्छा सर्टिफिकेट दे देते या कुछ ऐसा मेडल्स दे देते तो ज्यादा बेटर रहता। क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं जो है वो, क्योंकि आप जिस रैंक में हो उससे ही जो है वो रिटायर होना जरूरी है। आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है इन सब चीजों से। एनीवेज, और जो वास्तविकता है वो तो छुपती नहीं है ना यार। तो पिछले 5 सालों का एपीएआर गुड या उससे ऊपर हो, है ना। अगर हम लोग को देखने को हो रहा है किसी का एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट पिछले 5 सालों की अगर अच्छी हो या उससे ऊपर हो, तो उनको जो है वो परफॉर्मेंस के आधार पर यह चीज दी जाएगी। पिछले 5 सालों में उन्होंने कोई भी ऐसा एक्शन ना लिया हो जिनके लिए इंटरनल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके ऊपर बैठी गई हो, तो उनको नहीं रखना है। फिर उनकी इंटीग्रिटी क्लियरेंस जरूरी है कि हाँ भाई वो बिल्कुल ईमानदार है, प्रॉपर तरीके से उन्होंने सर्विस करी है। प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए इवन दो रैंक ऑनररी है, तो ये बोल रहा है। ठीक है, यंग जवानों को मोटिवेशन मिलेगा कि जब वो रिटायर होंगे तो गर्व से कह सकते हैं कि इस रैंक से रिटायर हुए हैं। बट दुनिया को तो पता लग ही जाएगा ना। ये जो चीज मैंने आपको बता दी, ये चार्ट में यहाँ पर दे दी गई है बहुत बढ़िया तरीके से, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही था एक पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस।
ध्यान से सुनना आप, और लिख भी लो, बैटरी आधार इनिशिएटिव। ये जो टॉपिक है गाइस, ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैटरी आधार जो इंडिया के ग्रीन फ्यूचर और सर्कुलर इकोनॉमी के विजन के लिए गेम चेंजर बन सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी समझ रहे हो? 5R, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपको रटा हुआ होना चाहिए। बताओ मुझे 5R के बारे में कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि 5R कौन से हैं। पहले 4R हुआ करते थे, अब 5R हो गया है। तो हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर काम करना है और बैटरी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बैटरी आधार इनिशिएटिव लाया गया है। आइए डिस्कस करते हैं। बैटरी समिट 2025 में टाटा एलेक्सी ने और टाटा मोटर्स और टाटा ऑटोकॉम और आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर एक नई नेशनल लेवल इनिशिएटिव शुरू हुई है, जिसका नाम है बैटरी आधार। तो सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि बैटरी आधार इनिशिएटिव जो है वो किसका है। तो ये चीज आप जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये पूरा पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा। आगे की चीज समझाता हूं। ये प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के इलेक्ट्रीफाइंग मोबिलिटी इन सिटीज प्रोग्राम के अंडर लॉन्च हुआ है, ये भी आप लिखेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का ये जो प्रोग्राम था, उसके अंडर इसको लाया गया है, जिसे नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेट कर रही हैं, ये भी लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल बात जो है हो गई। तो सवाल ये है कि बैटरी आधार आखिर है क्या? ये चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, सर मेन चीज बताओ कि ये बैटरी आधार क्या है। आइए समझते हैं। ये एक डिजिटल आइडेंटिटी इनिशिएटिव है, जिसमें हर बैटरी को एक यूनिक टेम्पर प्रूफ आईडी मिलेगी, और इस आईडी के थ्रू उस बैटरी का कंप्लीट लाइफ साइकिल ट्रैक किया जाएगा, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिसाइकलिंग। यानी कि अब बैटरी आधार का मतलब बैटरी पर एक कोड जो है वो डला होगा, यूनिक आईडी जो है वो डली होगी, और जो आईडी डिजिटली कनेक्टेड होगी, और उससे आप पता लगा सकते हो कि बैटरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी पूरी रिसाइकलिंग तक किस स्टेज में है। तो बहुत शानदार। अब इस आईडी के थ्रू पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल ट्रैक किया जा सकेगा। इसमें ब्लॉकचेन इंटीग्रेट किया जा रहा है, रियल टाइम सिक्योर डेटा लॉगिंग होगी, है ना? डीपीपी डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट, हर बैटरी का पूरा प्रोफाइल, यूसेज हिस्ट्री, मटेरियल ओनरशिप सब इसमें शामिल होगा। एआई टूल्स, बैटरी हेल्थ का एनालिसिस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो ये सब चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल हम लोग को देखने को मिल रही। तो बस बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई हम अपनी हर एक बैटरी को जो है वो एक यूनिक कोड असाइन करेंगे, जिससे कि फर्जीवाड़ा के केसेस जो है वो ना हो। तभी तो बैटरी फटने के केसेस और ये सब चीजें हो रही है ना, तो ऐसी चीज ना हो, और बैटरी की हेल्थ को जो है वो प्रॉपर ट्रैक किया जा सके। इसके लिए ये चीज जो है वो लाइए कि बैटरी सेफ रहे भाई। एआई ब्लॉकचेन से ऑटोमेटिकली ट्रैक होगा कि बैटरी यूज और डिस्पोजल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। कि बैटरी अगर आपने जैसी उसका जो है वो नंबर डाला, कोड डाला, कितने साल पुरानी है, कब कब इसकी सर्विसिंग हुई, क्या हुआ, तो पूरी चीज इसके अंदर जो है वो रहेगी। बहुत शानदार चीज है ये, बस और कुछ नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे कंप्लाइंसेस को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा, सेफ्टी को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी को ध्यान में रखने पर फोकस जो है वो किया गया। दैट्स इट। नेक्स्ट, इंटर सर्विस कमांड रिफॉर्म्स, इंडिया का एक बड़ा स्टेप जॉइंट मिलिट्री लीडरशिप की तरफ। तो एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इंडिया के डिफेंस रिफॉर्म्स यानी कि रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंटर सर्विस कमांड रिफॉर्म, लिख लो टाइटल। और ये किसके अंडर है? नेक्स्ट लाइन में लिखना, अंडर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2003। पहले ये टाइटल डाल दो, इंटर सर्विसेज कमांड रिफॉर्म, और उसके अंडर लिखना नीचे लाइन में अंडर ये कानून। इस कानून के तहत हम रिफॉर्म्स जो है वो लेकर आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 27 मई 2024 से ही इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नए रूल्स नोटिफाई किए हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन और मजबूत हो। यानी कि हमारी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल रहती है ऑपरेशंस में, बट ट्राई सर्विसेज में ये चीज, तीन सर्विसेज की बात हुई है, तो जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन को और बेहतर बनाने के पर्पस के लिए ये सुधार लाए जा रहे हैं। आईएसओ यानी कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वो जॉइंट मिलिट्री इंस्टीट्यूशन जहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पर्सनल एक साथ काम करते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार कमांड,
नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये तो ये लिख लीजिए। आइए आगे की चर्चा करेंगे। तो पहली बार एक कानून के जरिए आईएसओ कमांडर्स को दिया गया है पूरी तरह से लीगल अथॉरिटी, चाहे कर्मी आर्मी का हो, ऑफिशियल आर्मी के हो, नेवी के हो या एयरफोर्स के, अगर वो आईएसओ में है तो लोकल कमांडर का ऑर्डर फाइनल होगा, यानी कि वहां मौजूद जो कमांडर है वो तीनों सर्विसेज के ऑफिशियल्स को जो है वो ऑर्डर पास करेंगे। और इस कानून के प्रोविजन जो है वो क्या है, यूनिफाइड कमांड एंड डिसिप्लिन, ये समझिए आप, यहां पर होगा इसके यूनिफाइड कमांड एंड डिसिप्लिन। हाँ, अब कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड के पास फुल कमांड और डिसिप्लिनरी कंट्रोल होगा। मैंने आपको बताया ना कि भाई एक सिंगल लोकल ऑफिशियल वो तीनों सर्विसेज को मैनेज करेंगे, वहां की कमांडर, लोकल कमांडर। अगर कमांडिंग ऑफिसर सीओ लीव पे हो तो नेक्स्ट सीनियर डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है वो टेक ओवर करेंगे और इमरजेंसी में सीनियर मोस्ट यूनिट जो है वो अपॉइंट करेगा। इवन आर्मी नेवी एयरफोर्स का अपना रूल्स एंड सर्विस कंडीशंस लागू तो रहेगा, बस आईएसओ के अंडर डिसिप्लिनरी कंट्रोल यूनिफाइड होगा। मतलब कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि हम तीनों के आर्मी एयरफोर्स और नेवी के रूल्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नहीं, रूल सेम रहेंगे उनके, बट उनको ऑर्डर देंगे वहां के लोकल कमांडर। कितना बढ़िया हो जाएगा इससे, कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया रहेगा। डिसिप्लिनरी कंट्रोल के लिए किया गया है ये, कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उनके ऑर्डर से पूरी सब फोर्सेस एक साथ इकट्ठा होकर ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट कर सकें। आर्टिकल 33 क्या क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि वो कानून बना सकती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, है ना। तो यही चीज है, ये कानून जो है वो उसी चीज का बेस हम लोग को देखने को मिल रहा है बस। और बस यही चीज बस आपको जो है वो समझनी थी, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, बस दैट्स इट। तो सर्विसेज के बीच कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होगा। पहले कोर्ट मार्शल के लिए पेरेंट सर्विस का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था, अब आईएसओ कमांडर खुद एक्शन ले सकते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन, कि भाई किसी ने नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई, है ना। तो ऐसी चीज है कि मेरे ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो कंटेम्प्ट मानेंगे हम, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमांड हायरार्की क्लियरली डिफाइंड हो गई है। तो काफी अच्छा ये स्टेप है बेसिकली कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अप्रिशिएबल स्टेप है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये स्कीम भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले हालांकि बहुत पहले आया था ये वाला टॉपिक। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है ये प्रोवाइड नहीं कराती है पैकेजिंग मटेरियल, ऑयल, कैटलिस्ट का। तो इस पे से मत लिखो अभी आप, मैं चाहूंगा कि आप आपका एक टास्क है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के बारे में आप पहले डिटेल में पढ़ो, फिर उसके बाद ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका जो है वो आंसर अटेम्प्ट करना। चाहो तो लिख लो वीडियो को पॉज करके अपने पास क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 रूरल सैनिटेशन प्रोग्रेस को रैंक करता है, नाम से समझ में आ रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छता का सर्वेक्षण करना, सर्वे करना ग्रामीण इलाकों का। नेक्स्ट, सिटीजन फीडबैक जो है वो एक कंपोनेंट इसके अंदर है, ऑब्वियसली बात है, सेल्फ असेसमेंट, डायरेक्ट असेसमेंट के लिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स, फीकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट्स, गोबर्धन यूनिट्स, इन सबको जो है ये इवेल्युएट करता है। ठीक है। अब ये इंडिया के डिफेंस स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए आया है, ट्राई करिएगा, मेंस का क्वेश्चन है आंसर देने की। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही टॉपिक्स थे, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल। और ये कोर्सेज हैं ज्ञान सर के जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूं।